दोस्तों नमस्कार। एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सितंबर माह के करंट अफेयर्स की हमारी क्लासेस चल रही थी और आज की जो क्लास है उसी का अगला पार्ट है। सितंबर माह के करंट अफेयर से संबंधित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं युद्ध अभ्यास। यानी कि सितंबर महीने में विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है उन सारी घटनाओं को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके साथ हमारे देश ने जिन देशों के साथ प्रमुख युद्ध अभ्यास किए हैं या जो भी सामरिक अभ्यास किए उन सभी युद्ध अभ्यास को भी अपन आज की क्लास में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और टू द पॉइंट डायरेक्ट अपन बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का पहला बिंदु है वो होने वाला है सुपर कंप्यूटर से संबंधित। किससे होने वाला है? हमारी क्लास का आज का पहला बिंदु है सुपर कंप्यूटर से संबंधित। यानी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा देश को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर समर्पित किए हैं। क्या समर्पित किए हैं? 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर समर्पित किए। संख्या उनकी कितनी है? 3। और क्या नाम है इनका? परम रुद्र कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले अपन ये जानने का प्रयास करेंगे सुपर कंप्यूटर होता क्या है। यानी कि सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर है, किससे सब सुपर है? कंप्यूटर से सुपर है। यानी कि जो सामान्य कंप्यूटर है उन कंप्यूटर से ये 1000 गुना बेहतर होते हैं। जो सामान्य कंप्यूटर कई हजार मिलके कार्य नहीं करते हैं वही सुपर कंप्यूटर अकेला कर लेता है और कुछ ही मिनटों में अब उस कार्य को कर देता है। तो इस प्रकार के 3 सुपर कंप्यूटरों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 परम रुद्र कंप्यूटर देश को समर्पित किए हैं। इनको संचालित, इनको स्थापित करने का जो कार्य है वो पुणे, दिल्ली और नोएडा में लगाए जाएंगे। कहाँ लगाए जाएंगे? पुणे, दिल्ली और नोएडा में इनको लगाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। इन कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, किस मिशन के द्वारा बनाया गया? इनको राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के द्वारा इनको बनाया गया है। और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप, किस पहल के अनुरूप? मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप इनको बनाया गया। यानी कि एक विशेष बात है कि ये पूर्ण रूप से ये स्वदेशी प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? स्वदेशी प्रोडक्ट। क्या नाम है इनका? परम रुद्र कंप्यूटर। संख्या कितनी है इनकी? 3। किसके द्वारा समर्पित किया गया देश को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे ये? पुणे, दिल्ली, कोलकाता में लगाए जाएंगे। कितनी जगह लगाए जाएंगे? 3 जगह, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। किस मिशन के तहत इनका निर्माण किया गया? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत द्वारा इनका निर्माण किया गया और मेक इन इंडिया पहल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगली स्लाइड में अपन बढ़ते हैं अर्का और अरुणिका। हमारा जो दूसरा बिंदु वो क्या है? अर्का और अरुणिका। यानी कि अर्का और अरुणिका का संबंध किससे? सूर्य से। किससे संबंध है? सूर्य से। आपने सुना होगा जैसे अपन अर्क देते हैं, किसको देते हैं? सूर्य को देते हैं। यानी कि सूर्य की जो भौगोलिक खगोलीय इकाई है उन इकाइयों से संबंधित अर्का और अरुणिका के नाम रखे गए हैं। आगे अपन बात करते हैं कि मौसम और जलवायु अनुसंधान से संबंधित कौन कौन से ये कार्यों के लिए स्थापित किए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे। मौसम और जलवायु और अन्य जो इनसे संबंधित जो कार्य उनके रिसर्च अनुसंधान से संबंधित कार्य किए जाएंगे। और ये एक प्रकार से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणाली है। कहां पर स्थापित किए जाएंगे? ये देश के 2 स्थानों में स्थापित किए जाएंगे, पुणे और नोएडा में। कहां स्थापित किए जाएंगे? देश के 2 स्थानों पुणे और नोएडा में इनको स्थापित किया जाएगा। अगली स्लाइड में अपन बढ़ते हैं नाविका सागर परिक्रमा। इसका जो पार्ट है ये कौन सा है? दूसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? नाविका सागर। यानी कि जहाज के द्वारा सागर यानी समुद्र का क्या करना? परिक्रमा करना, राउंड करना। यानी कि इस परिक्रमा के, इस नाविका सागर जो परिक्रमा है इसके द्वारा पूरे विश्व की परिक्रमा की जाएगी। किसके द्वारा? नाविका सागर परिक्रमा के द्वारा। कौन सा पार्ट है ये? दूसरा पार्ट है। इसका जो पहला पार्ट है नाविका सागर परिक्रमा पार्ट 1, ये कब किया जा चुका था? 2017 में। कब किया जा चुका था? ये 2017 में। शुरुआत की अगर अपन बात करें तो 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ।
कहां से शुरू हुआ? ये मंडोवी गोवा से। कहां से शुरू हुआ था? मंडोवी गोवा से शुरू हुआ था। उसके बाद अपन बात करेंगे इसमें दो महिला नौसेना के दो अधिकारी है, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के द्वारा। किसके द्वारा? दो महिला अधिकारी है, रूपा ए और दिलना के। इन दोनों ने आईएनएसवी तारिणी दो की एक सेल बोट है। क्या है? दो की एक सेल बोट है, उसके ऊपर सवार होकर इस अभियान के तहत विश्व की परिक्रमा की है। किसकी परिक्रमा की है? विश्व की परिक्रमा की है। तो दो महिला अधिकारी कौन सी हो जाएगी? एक तो रूपा ए और दूसरा लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। किस सेल बोट, किस जहाज में सवार होके? आईएनएसवी तारिणी के द्वारा। किसके द्वारा इन्होंने किए? आईएनएसवी तारिणी के द्वारा क्या किया है? विश्व की इन्होंने परिक्रमा करी है। तो ये नाविका सागर परिक्रमा क्या हो जाएगा? पार्ट ए। पार्ट फर्स्ट इसका कब हुआ था? 2017 में। शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2024 को हुई थी। कहां से हुई? मंडोवी गोवा के समुद्री तट से हुई थी। और इसमें दो महिला जो नौसेना के अधिकारी है वो कौन कौन से? रूपा ए, दिलना के। इन दोनों के आपको नाम विशेष याद रखने। एक का नाम क्या हो जाएगा? रूपा ए। दूसरी जो महिला अधिकारी उसका नाम क्या हो जाएगा? दिलना के। आगे बढ़ते अपन बात करेंगे आईएनएसवी तारिणी। दो दिलना ए और दूसरी जो महिला अधिकारी है, इन दोनों ने इस आईएनएसवी तारिणी के ऊपर सवार होके नाविक सागर परिक्रमा 2024 वाली परिक्रमा इन्होंने करी है। इससे पहले इस प्रकार की जो पहली बोट है वो स्थापित हो चुकी है, इसका नाम है आईएनएसवी मेहदी। क्या नाम है इसका? आईएनएसवी मेहदी। ये जो आईएनएसवी तारिणी, ये कौन सी सेल बोट है? दूसरी सेल बोट है। कौन सी सेल बोट है? ये दूसरी सेल बोट है। तो आपको ये याद रखना है कि आईएनएसवी तारिणी से पहले आईएनएसवी मेहदी हो चुकी है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो सेल बोट है वो कौन सी? आईएनएसवी तारिणी। अगली स्लाइड में अपन बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन BAS-1 की। किसकी बात करेंगे? BAS-1, जो कि भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन है। यानी कि अंतरिक्ष में स्थापित भारत का जो पहला स्टेशन है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की है। क्या प्रदान करी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। किसके लिए? अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए। ये कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन हो जाएगा? ये भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा। कब मंजूरी प्रदान की? सितंबर 2024 को प्रदान करी। और इसका जो संचालन किसके द्वारा किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यानी कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसको स्थापित करने का कार्य इसरो करेगा। कौन करेगा? इसरो। इसका जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? ये गगनयान कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? गगनयान कार्यक्रम। अंतरिक्ष से संबंधित जो भी अपन कार्य कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, अधिक से अधिक तीव्र गति से करने के लिए ये इस स्टेशन का निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा अपन 2035 तक इसको क्या होगा? क्रियाशील करने का प्रयास किया जाएगा। यानी 2035 तक इसका जो निर्माण कार्य है वो बनाना, इसको शुरू कर दिया जाएगा। और ये जो पहला मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल है? पहला मॉड्यूल बेस मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा और इसको लगभग स्टेशन क्रियाशील सुचारू रूप से शुरू करने का प्रयास कब तक रहेगा? 2035 तक रहेगा। कौन सा स्टेशन है? ये पहला स्टेशन है। कब मंजूरी प्रदान करी? सितंबर 2024 में इसको मंजूरी प्रदान की है। अगली स्लाइड में अपन बढ़ते हैं। अपन अब बात करेंगे ऑपरेशन सद्भाव। किसकी बात करेंगे? सद्भाव यानी कि शांति या सहयोग का प्रयास करना। कौन सा प्रयास करना? सहयोग का प्रयास करना। अभी कुछ दिनों पहले टाइफून यागी के द्वारा, किसके द्वारा? टाइफून यागी जो कि पश्चिमी फिलीपींस जो महासागर है वहां ये टाइफून यागी जो कि एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसके द्वारा लाओस, म्यांमार और वियतनाम ये देश प्रभावित हुए थे। कौन कौन से देश प्रभावित हुए? लाओस, वियतनाम और म्यांमार ये देश प्रभावित हुए थे। किससे?
टाइफून यागी नामक एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुए थे। तो यहाँ काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उस नुकसान से बचाव करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम शुरू किया गया, क्या शुरू किया गया? जो सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम शुरू किया गया उसे ऑपरेशन सद्भाव नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया इसको? ऑपरेशन सद्भाव नाम दिया गया। तो ऑपरेशन सद्भाव का संबंध किससे हो जाएगा? टाइफून यागी से हो जाएगा। किस देश से हो जाएगा? भारत से हो जाएगा। टाइफून यागी से प्रभावित देश कौन कौन से है? लाओस हो गया, म्यांमार हो गया और वियतनाम देश प्रभावित हो गए। तो ऑपरेशन सद्भाव के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपनी स्लाइड है वो है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGSLV। NGSLV अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको भी विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। किसको? NGSLV को विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। और ये एक अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। कौन सी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है? अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। ये एक प्रकार का रॉकेट है। एक प्रकार का क्या? ये रॉकेट है। और ये रॉकेट NGSLV ये किसका स्थान लेगा? PSLV का। यानी कि PSLV के स्थान पे अब NGSLV को स्थापित किया जाएगा, जो कि एक अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। आगे अपन बात करते हैं कि जो NGSLV इसकी जो पेलोड क्षमता है, कौन सी क्षमता? पेलोड क्षमता, यानी कि पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें कितने वजन को स्थापित किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? पेलोड क्षमता। यानी कितना जो वजन है, कितना भार इसके द्वारा वहन किया जा सकता है। उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम हुआ है। कितने टन तक? यानी कि 30 टन तक वजन वाला जो उपग्रह है उसको पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान हो जाएगा। पेलोड क्षमता कितनी हो जाएगी इसकी? 30 टन हो जाएगी। किसके स्थान पे इसको संचालित किया जाएगा? PSLV के स्थान पे संचालित किया जाएगा। और ये एक क्या है? रॉकेट है। ये क्या है? रॉकेट है, यान है। अगली स्लाइड में चलते हैं अपन बात करते हैं एक लाइट टैंक जोरावर की। किसकी बात करेंगे? लाइट टैंक जोरावर की। अब जोरावर ये विशेष महत्वपूर्ण है। विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रारंभिक सफल परीक्षण है, पहला जो परीक्षण है वो अपने राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। तो ये अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। इसका जो अंतिम सफल परीक्षण है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लद्दाख में, यानी वो भी चल रहा है। यानी कि 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच लद्दाख में इसका अंतिम सफल परीक्षण इसका चल रहा है। तो पहला परीक्षण कहाँ हो गया? जैसलमेर में। अंतिम परीक्षण कहाँ पे हो रहा है? लद्दाख में हो रहा है। अब पूछ ले कि जोरावर क्या है? तो जोरावर एक हल्का टैंक है। जोरावर एक क्या है? हल्का टैंक, यानी कि एक लाइट टैंक है जिसका क्या नाम है? जोरावर नाम है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जोरावर एक लाइट यानी हल्का टैंक है। पहला परीक्षण जैसलमेर में, अंतिम परीक्षण इसका कहां पे हुआ? लद्दाख में हुआ है। आगे अपन बात करते हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन की। किसकी बात करेंगे? वीनस ऑर्बिटर मिशन की। वीनस यानी शुक्र। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? वीनस कहा जाता है। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्र ग्रह की कक्षा के लिए एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को स्थापित करने के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी प्रदान की है। किसको मंजूरी प्रदान करी है? वीनस ऑर्बिटर मिशन को शुक्र ग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रदान करी है। ये भारत का पहला शुक्र मिशन है, यानी शुक्र ग्रह के लिए भेजा गया भारत का पहला क्या? शुक्र मिशन है। और इसे क्या नाम दिया गया? शुक्रयान नाम भी दिया गया, यानी शुक्रयान नाम से इसको जाना जा सकता है। अब ये क्या कार्य करेगा? ये शुक्र ग्रह की सतह, उप सतह, वहां की जो मिट्टी है, वहां की वायुमंडल, वहां का जो पर्यावरण है उसका अध्ययन करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? वीनस ऑर्बिटर मिशन के द्वारा किया जाएगा। आगे अपन बात करते हैं इस मिशन को व्हीकल मार्क 3 किसके द्वारा? व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। तो ये हो जाएगा वीनस ऑर्बिटर मिशन। ये क्या है?
शुक्र ग्रह की कक्षा में इसको स्थापित करने के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी प्रदान करी है। भारत का पहला शुक्र मिशन है। क्या नाम दिया गया इसको? शुक्र मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगली स्लाइड में अपन बात करते हैं चंद्रयान 4 की। कौन से मिशन की बात करेंगे? चंद्रयान 4 की। यानी चंद्रयान 4 का संबंध किससे है? चंद्रमा से है। किससे संबंध है इसका? चंद्रमा से संबंध है। चंद्रमा की सतह पे वहां से मिट्टी लाने के लिए, वहां की मिट्टी का अध्ययन करने और अध्ययन करने के बाद सुरक्षित वापस आने के लिए जिस मिशन को मंजूरी प्रदान करी, उस मिशन का नाम है चंद्रयान 4। कौन सा मिशन है? चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 को 2040 तक, कब तक? 2040 तक चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा। यानी कि कब तक उद्देश्य है भेजने का? 2040 तक। अब इस मिशन में भारत का सहयोग किस राष्ट्र के द्वारा किया जाएगा? तो भारत का सहयोग करने वाला सहयोगी राष्ट्र कौन हो जाएगा? जापान। सहयोगी राष्ट्र कौन हो जाएगा? जापान। यानी कि जापान और भारत मिलकर चंद्रयान 4 मिशन को संचालित करेंगे। कब तक भेजा जाएगा? 2040 तक भेजा जाएगा। और ये कार्य क्या हो जाएगा? चंद्रमा की सतह पर उतरना, नमूने प्राप्त करना और पृथ्वी की सतह पर वापस सुरक्षित लौटना। यानी वापस भी लौटना है। क्या लौटना है? इसलिए इस मिशन को वापसी मिशन भी कहा जाता है। क्या कहा गया इसको? वापसी मिशन भी इसको कहा गया है। तो ये हो जाएगा अपना चंद्रयान 4 मिशन। आगे अपन बात करते हैं अग्नि 4 का सफल परीक्षण हुआ है। किसका? अग्नि 4 का सफल परीक्षण हुआ है। कहां से हुआ है ये? उड़ीसा के चांदीपुर में। कहां से हुआ? उड़ीसा के चांदीपुर में। और जिस स्टेशन से किया गया, जिस आइलैंड से किया गया, उसका नाम है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। क्या नाम है इसका? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। किसका सफल परीक्षण हुआ? अग्नि 4 का सफल परीक्षण हुआ, जो कि एक प्रकार की क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका परीक्षण कहां से हुआ? उड़ीसा के चांदीपुर से हुआ और APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया। कहां पर किया गया? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया। अगर अपन इसकी तो मारक क्षमता है उसकी अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 4000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर हो जाएगा? यानी कि 4000 किलोमीटर तक इसके द्वारा आक्रमण मार किया जा सकता है। अगली स्लाइड की ओर अपन बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू मिसाइल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यानी कि सतह से हवा में आक्रमण करने वाली मिसाइल VLS-RSM है। VLS-RSM है। ये क्या करती है? सतह से हवा में आक्रमण करती है। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इसके आक्रमण का प्रकार क्या है? जमीन से जमीन में है, या जमीन से हवा में है, या जमीन से समुद्र में। तो इसका प्रकार क्या हो जाएगा? ये सतह से हवा में आक्रमण करने वाली एक प्रकार की एयर मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है ये? एक प्रकार की एयर मिसाइल। कौन सी मिसाइल हो जाएगी? एक प्रकार की एयर मिसाइल हो जाएगी। एक प्रकार की एयर मिसाइल। आगे अपन बात करेंगे मालपे और मुल्की की। किसकी बात करेंगे? मालपे और मुल्की की, जो कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। पनडुब्बी विध्वंसक या पनडुब्बी को समाप्त करने वाली जो युद्धपोत है, उनके नाम है मालपे और मुल्की। क्या नाम है? मालपे और मुल्की। ये माहे श्रेणी की है। कौन सी श्रेणी की है? माहे श्रेणी की पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। कौन सी है? पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। इसको कहां पे स्थापित किया गया? शामिल किया गया भारतीय नौसेना में, कोच्चि में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? कोच्चि में स्थापित किया गया। तो ये मालपे और मुल्की हो जाएगा। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जिसको कोच्चि में स्थापित किया गया है। अगली स्लाइड अपन बात करते हैं विनेत्र की। किसकी बात करेंगे? विनेत्र एक प्रकार की संस्था है, कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर, जो कहां पे स्थापित है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहां पे स्थापित है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? प्रशिक्षक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रशिक्षक। यानी इसके द्वारा इस सेंटर से ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण किसको दिया जाता है?
यानी कि अगर कोई पनडुब्बी दल या पनडुब्बी चालक टीम है समुद्र में या समुद्र के अंदर उनकी पनडुब्बी फंस जाती है, तो वहां से उस पनडुब्बी से अपना बाहर निकलने का या अपना बचाव कैसे करे, तो उस बचाव को करने के लिए या बचाव के लिए अपने खुद को सुरक्षित वापस से बाहर निकालने के लिए इसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। किसके द्वारा? विनेत्र के द्वारा दी जाएगी। तो संकटग्रस्त कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी से चालक दल की बचाव क्षमता को बढ़ाना है। क्या उद्देश्य हो जाएगा? तो चालक दल पनडुब्बी की जो टीम है वो अपना खुद का किस प्रकार से बचाव करे, उसके लिए ये ट्रेंड करने का कार्य करेगी। कहाँ स्थापित किया जाएगा, शुरू किया जाएगा? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में INS सतपुड़ा में, INS सतपुड़ा के ऊपर इसको स्थापित किया जाएगा। आगे अपन बात करते हैं मंकी पॉक्स से बचाव के लिए। किसके लिए? मंकी पॉक्स से बचाव के लिए WHO ने पहली वैक्सीन को मान्यता प्रदान की है, MVABN वैक्सीन। क्या नाम है इसका? MVABN वैक्सीन। इसका संबंध क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा? मंकी पॉक्स से इसका संबंध हो जाएगा। किसने मंजूरी प्रदान करी है? WHO के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। तो पहली ये वैक्सीन हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं स्पेस वॉक मिशन की, यानी कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो मिशन है, पहला निजी प्राइवेट मिशन है स्पेस वॉक मिशन। क्या नाम है इसका? पोलारिस डॉन मिशन। क्या नाम है? पोलारिस डॉन, यानी कि फ्लोरिडा से भरी उड़ान। क्या नाम है? फ्लोरिडा से भरी उड़ान। तो ये पहली विश्व की स्पेस वॉक मिशन हो जाएगा, निजी हो जाएगा, प्राइवेट संस्था व्यक्तियों के द्वारा इस मिशन में अपना हिस्सेदारी योगदान दिया जाएगा मिशन। अब ये जो शुरुआत है ये किसके द्वारा की गई है? स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा, जो कि विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क की कंपनी है। किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा विश्व के दुनिया के पहले स्पेस वॉक मिशन पोलरिस डॉन की शुरुआत की गई है। इसे लॉन्च किस रॉकेट के द्वारा किया जाएगा? तो वो भी हो जाएगा फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। तो विश्व का पहला स्पेस वॉक मिशन कौन सा हो जाएगा? पोलारिस डॉन मिशन। कौन सा मिशन हो जाएगा? पोलारिस डॉन मिशन हो जाएगा। किस कंपनी ने ये शुरुआत करी है? स्पेस एक्स कंपनी ने। विश्व का कौन सा है पहला? किस रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा? फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। किस रॉकेट के द्वारा? फॉल्कन, यानी कि अंतरिक्ष में अब जो निजी व्यक्ति है वो अपने स्तर पे खुद जा सकते हैं इस कंपनी के माध्यम से। जाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अमेरिका के जेरेड इसाकमैन, स्कॉट पोटेट, सारा गिलिन और एना मेजन। ये नाम कोई ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है कि स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा पोलारिस डॉन मिशन इसका नाम है, और किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो हो जाएगा फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और विश्व का पहला ये निजी स्पेस वॉक मिशन है। कौन सा? विश्व का पहला। आगे अपन बात करेंगे चामरान प्रथम की। किसकी बात करेंगे? तो इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि इसका संबंध किससे है? ईरान से है। किसमें है इसका संबंध? ईरान से है। इराक में चामरान अनुसंधान उपग्रह अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। ईरान का जो उपग्रह है चामरान प्रथम, इसको स्थापित किया गया। उसके अलावा अपन बात करेंगे राफेल और जो मिराज लड़ाकू विमान है, राफेल और जो मिराज लड़ाकू विमान है उनके मेंटेनेंस सेंटर, उनका जो मेंटेनेंस सेंटर है उसको कहाँ संचालित किया जाएगा? अब नोएडा से। कहाँ संचालित किया जाएगा? नोएडा से इसको संचालित किया जाएगा। तो चामरान का संबंध किससे हो गया? ईरान से हो गया। मिराज और राफेल ये कहाँ शुरू होंगे? नोएडा में शुरू होंगे। ये मेंटेनेंस सेंटर है। अगली स्लाइड में अपन बात करेंगे जो प्रमुख युद्ध अभ्यास सितंबर महीने में हुए हैं, उन युद्ध अभ्यासों की अपन बात करेंगे। अब इसमें आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि पहला जो राष्ट्र है वो कौन होगा? भारत। अपन जितने भी जो युद्ध अभ्यास है उनमें भारत ने जो हिस्सेदारी की है अपन केवल उसी की डिस्कस करेंगे। तो ये युद्ध अभ्यास में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, केवल आपको ये पहले तो ये याद रखना है
कि किस देश के साथ हुआ है, और दूसरा कहां पर हुआ है, किस देश के साथ हुआ है और कहां पर हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं काजिंद 2024 की। तो काजिंद 2024 से भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ है, यानी किसके साथ हुआ है, कजाकिस्तान के साथ हुआ है। कहां पर हुआ ये, उत्तराखंड में हुआ है। कहां पर हुआ ये, उत्तराखंड, ओली उत्तराखंड में। तो काजिंद नाम से आपको क्या याद रखना है, कजाकिस्तान, कैसे काजिंद कैसे कजाकिस्तान। उसके बाद ओली उत्तराखंड में हुआ है। कहां पे हुआ, केवल आपको दो चीजें याद रखनी है, कजाकिस्तान और उत्तराखंड, ये हो जाएगा काजिंद 2024। अगली स्लाइड में अपन बात करते हैं अल नजाह की। किसकी बात करेंगे, अब देखो ये जो युद्ध अभ्यास ये विशेष महत्वपूर्ण है, और पिछले 2 वर्षों की जो एग्जाम है उनमें इस युद्ध अभ्यास को कई बार पूछा गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसका जो पहला परीक्षण है, इसका जो एक संस्करण ये राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। कहां पे हुआ था ये, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था। क्योंकि राजस्थान में होने की वजह से राजस्थान की जो जितनी भी एग्जाम है उनमें इसको लगातार पूछा जा रहा है, लगातार, एक बार नहीं कई बार इस अल नजा को पूछा गए। तो ये तो आपको विशेष याद रखना ही रखना है। तो अल नजा की बात कर रहे अपन, किसकी बात कर रहे हैं, अल नजा की। अल नजा का संबंध किससे हो जाएगा, ओमान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ओमान से हो जाएगा। अब यहाँ ये याद रखना कि ये प्रति 2 वर्ष बाद होता है, यानी कि हर 2 साल बाद अल नजा का आयोजन होता है। कहां पे हुआ था ये, ओमान में हुआ था। ओमान में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ, ओमान रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में। इसका जो 2 साल पहले इसका जो संस्करण हुआ था, पहला जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। कहां पे हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था। इसलिए अपने लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक युद्ध अभ्यास अपने बीकानेर में हो चुका है, और पिछले 2 वर्षों की जो एग्जाम है उनमें लगातार इससे अल नजा को पूछा जा रहा है। आगे अपन बात करेंगे वरुण 2024 की। किसकी बात करेंगे, वरुण 2000। ये किसके साथ हुआ, फ्रांस के साथ हुआ। किस सेनाओं का युद्ध अभ्यास है, नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास है। किसका युद्ध अभ्यास है, नौसेना। अब इसमें ये जगह का नाम याद रखना है, कहां पर हुआ, भूमध्य सागर में। कहां पर हुआ, भूमध्य सागर में। क्या हुआ, वरुण युद्ध अभ्यास हुआ। कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, वरुण। किस देश के साथ हुआ, तो देश कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के साथ भूमध्य सागर में वरुण युद्ध अभ्यास हुआ था। आगे अपन बात करते हैं भारतीय रक्षा प्रदर्शनी। किसकी बात करेंगे, भारतीय रक्षा प्रदर्शनी IDX 24 एक्सपो। IDX 24 प्रदर्शनी की अपन बात करेंगे। इसका जो आयोजन है, इसका जो आयोजन ये कहां पे हुआ, जोधपुर में। और जोधपुर में जो अभ्यास हुआ था तरंग शक्ति अभ्यास, उस तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी IDX का आयोजन हुआ था। किसका आयोजन हुआ, भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी। कहां पे हुआ था ये, जोधपुर में हुआ। किस अभ्यास के दौरान हुआ था ये, तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान हुआ था। और इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। आगे अपन बात करते हैं तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास की। किसकी बात करेंगे, तरंग शक्ति। अब देखो तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास कई बातों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। पहला तो ये, इसमें अभी IDX जो एक्सपो है उसका आयोजन हुआ था इस तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास में। दूसरा, अपने जो नीमका थाना के निवासी है मोहना सिंह, नीमका थाना के निवासी मोहना सिंह, वो क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि उसके द्वारा वो पहली महिला है जिसने LCA तेजस नामक लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। अब ये LCA तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली जो महिला अधिकारी है, उस महिला अधिकारी ने इस तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास में भाग लिया था। क्या लिया था, भाग लिया था। और वो भाग कहां पे लिया था, जब इसका आयोजन जोधपुर में हुआ था। कहां पर आयोजन हुआ, जोधपुर में आयोजन हुआ। तो प्रश्न ये आ सकता है कि तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास के कहां के आयोजन में मोहना देवी या मोहना सिंह ने भाग लिया था, तो जोधपुर वाला जो हुआ था तरंग शक्ति अभ्यास उसमें भाग लिया था। अब तरंग शक्ति में अपन और आगे बढ़ते कि एक अंतरराष्ट्रीय
वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। कौन सा युद्ध अभ्यास है? वायुसेना। अब LCA तेजस को उड़ाने वाली महिला पायलट, कौन सी पायलट? महिला पायलट कौन है? मोहना सिंह है। पायलट किस में होते हैं? वायुसेना में होते हैं। किस में होते हैं? वायुसेना। तो ये युद्ध अभ्यास का संबंध किससे हो जाएगा? वायुसेना से। किससे हो जाएगा? वायुसेना से। 2024 में इस युद्ध अभ्यास को 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में हुआ। पहला चरण कहां पे हुआ? तमिलनाडु के सुलूर में। दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ था। कहां संपन्न हुआ? राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ था। तो तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास की बात कर रहे हैं, वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। पहला विशेष महत्वपूर्ण है, मोहना सिंह ने इसमें भाग लिया था। कितने चरणों में संपन्न हुआ? 2 चरणों में। पहला तमिलनाडु के सुलूर में, दूसरा राजस्थान के जोधपुर में। अलग अलग चरणों में अलग अलग देशों ने इसमें भाग लिया, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन। द्वितीय चरण में अमेरिका, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, बांग्लादेश। ये आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको वायुसेना याद रखना है, 2 चरण याद रखने हैं, मोहना सिंह याद रखना है, तमिलनाडु का सुलूर याद रखना है, राजस्थान का जोधपुर याद रखना है, और ये आपका हो जाएगा तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास। और एक जो विमान रक्षा प्रौद्योगिकी वाली जो प्रदर्शनी, उसका आयोजन भी कहां हुआ? तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास में हुआ था। अब अपन बात करेंगे ऑपरेशन चक्र तृतीय की। किसकी बात करेंगे? ऑपरेशन चक्र तृतीय की, यानी जो साइबर जो अपराधी है, डिजिटल जो अपराधी है, उन अपराधियों से निपटने के लिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, कौन सी जांच ब्यूरो? केंद्रीय जांच ब्यूरो, और अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी जो कि FBI है। कौन है? FBI और CBI, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चक्र तृतीय चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन चक्र तृतीय चलाया गया। किसके द्वारा? भारत की CBI और अमेरिका की FBI। कारण क्या था? क्या उद्देश्य था? किन अपराधियों को गिरफ्त में लेने के लिए? साइबर अपराधियों को गिरफ्त में लेने के लिए। किन को गिरफ्त में लेने के लिए? साइबर अपराधियों को गिरफ्त में लेने के लिए। ओसन 2024, इसका संबंध किससे है? चाइना से। ओसन 2000। ईस्टर्न ब्रिज 7 जो अभ्यास है, ये किसके साथ हुआ है? भारत का ओमान के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? ओमान के साथ हुआ है। ओमान के साथ देखो 2 अभ्यास हो गए हैं। कितने अभ्यास हो गए ओमान के साथ? 2 अभ्यास हो गए। एक अभ्यास तो कौन सा हो गया? अल नजा है। एक अभ्यास तो कौन सा हो जाएगा? अल नजा है। दूसरा जो अभ्यास है वो कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न ब्रिज। दूसरा युद्ध अभ्यास कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न ब्रिज। तो ओमान के साथ 2 अभ्यास हो गए, दोनों ही महत्वपूर्ण है। पहला अल नजा, दूसरा ईस्टर्न ब्रिज। ये वायुसेना के अभ्यास है। कौन से अभ्यास है? वायुसेना के अभ्यास। और इनका आयोजन कहां पे हुआ था? ओमान में हुआ था। तो ओसन 2024 रूस और चाइना के मध्य हुआ। किनके मध्य हुआ? रूस और। ईस्टर्न ब्रिज 7वां किसके साथ हुआ? भारत का ओमान के साथ हुआ। कहां पे हुआ? ओमान में हुआ था। अगली स्लाइड अपन पढ़ते हैं, काकाडू 2024। किसको पढ़ेंगे? काकाडू 2024, जो कि भारतीय नौसेना का अभियान है। कौन सा अभियान है? भारतीय नौसेना का अभियान है। यानी कि INS सतपुड़ा, INS सतपुड़ा P-81 जो कि एक समुद्र गश्ती विमान है। INS सतपुड़ा और P-81 जो कि एक समुद्र गश्ती विमान है, वो कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अजय कंवर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? कैप्टन अजय कंवर के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में इस काकाडू युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए गए थे। कौन कौन से जहाज गए? INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान गए थे। किसके नेतृत्व में गए? कैप्टन अजय कंवर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में गए और कहां गए? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में गए। कहां गए? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। तो ये क्या हो जाएगा? काकाडू 2024। अगली अपन स्लाइड में अपन बात करते हैं उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास। किस अभ्यास की बात करेंगे? उत्तर संयुक्त 2024। ये जो अभ्यास है ये रूस और चीन के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? अब देखो विशेष रूप से आपको ये याद रखना है कि भारत ने किन देशों के साथ युद्ध अभ्यास किए थे, वो याद रखने। फिर भी 1-2 जैसे कि ये उत्तरी संयुक्त अभ्यास है, ओसन अभ्यास है, ये भी मैंने आपको नोट करवा दिए हैं कि फिर भी ये आपस में क्या रहे, आपसे इंटरकनेक्ट रहे, तो आप इनसे भी थोड़े नोट कर लेना इनको। तो ये रूस और चीन के मध्य हुआ।
आगे अपन आत्मघाती ड्रोन जिसका क्या नाम है शाहिद 136B और जो जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल है उनका अनावरण किसके द्वारा किया गया, ईरान के द्वारा किया गया। अब यहाँ केवल आपको इतना याद रखना है कि आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का संबंध किससे है, ईरान से। जिहाद तो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका संबंध किससे है, ईरान से। उसके बाद में ऑपरेशन हिरोफ का संबंध किससे हो जाएगा, पाकिस्तान से हो जाएगा। औरंगुटान कूटनीति का संबंध किससे हो जाएगा, मलेशिया से हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने, केवल आपको इतना याद रखना कि ऑपरेशन हिरोप पाकिस्तान, औरंगुटान कूटनीति किससे संबंधित है, मलेशिया से। आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 और जिहाद का संबंध किससे, ईरान से। उत्तर संयुक्त युद्ध अभ्यास से भारत और चीन से। तो आप ये जो भी आपको ये पीपीटी के द्वारा मैं आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दूंगा, और अब मैंने तो जितना हो सकता उतना आपको शॉर्ट उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। अब आप जब भी इसको अपनी नोटबुक में नोट करो तो आप एक बिल्कुल और शॉर्ट करना है। जैसे इसमें क्या करोगे, रूस ये कर लिया, ईरान कर लिया, शाहिद 136 कर लिया, जिहाद क्या हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल। केवल आपको इस पूरे 10 लाइनों के मैटर को केवल 2-3 लाइनों में आपको इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करना है। तो इस प्रकार से ये अपनी अंतिम स्लाइड भी क्या हो गई है, पूरी हो गई है। और यही आज अपनी अंतिम में जो क्लास है, अंतिम स्लाइड वो पूरी होती है। अपनी क्लास भी इसी के साथ पूरी होती है। अगर आपको हमारा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपको ठीक लगा हो, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करें। अगर आप और भी क्लास से अपनी अच्छी लग रही हो, आपको हमारी क्लास से अच्छी लग रही हो, तो आप निरंतर जुड़े रहें और वीडियो को आप अंत तक देखने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।